बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर मैं ये पूछूं कि मुझे बताइए कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी के साथ है या महायुति के साथ है, तो हमारे सबके जहन में एक बात आएंगी कि नहीं, वो तो महाविकास आघाड़ी के साथ है। मगर नहीं, हकीकत में वो महायुति के साथ है, शिंदे के साथ है और मोदी के साथ है। दोस्तों, इसके बहुत सारे सबूत है, बहुत सारी बातें हैं। मैं उस पर बात करूँगा, वो सारी वीडियो फ़ोटो आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सियासी हिकमत अमली क्या है। वो ये नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बहस कर रहे हैं, उलमा को गालियाँ दे रहे हैं और तनकीदें कर रहे हैं, बहुतान तराशी कर रहे हैं, इसी को सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट मत करो, महाविकास आघाड़ी आएगी, ऐसा हो जाएगा। ये सियासी हिकमत अमली नहीं है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सियासी शऊर बेदार होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका क्या मतलब ये समझो। उसका मतलब ये है कि हम जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो शरारत करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा फ़िलहाल मुल्क में क्या चल रहा है, कौन सा नेता किस जहनीत का है, इसको कहते हैं सियासी शऊर। मुसलमानों को किस वक्त क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं सियासी शऊर। भाई, किस नेता को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, इसको कहते हैं सियासी शऊर। व्हाट्सएप पर बहस, महफिलें, मजलिस, चाय पर चर्चा और पूरा ख़ानदान घर पर बैठकर सियासत की बातें एक दूसरे पर लान तान कर रहा है और ये सब हो रहा है। आप गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाइए, इलेक्शन जब आता है तो मुसलमानों को 1500 रुपये फ़िक्स हो जाता है और उनको लगता है कि बस यही मेरा वक्त है कमाने का, खाने का, चाहे किसी तरीके से हो। आप गैर मुस्लिम के मोहल्ले में चले जाओ जहाँ पर ईमान वाले भाई नहीं रहते, गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई रहते, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई गर्दी वहाँ पर, भीड़ वहाँ पर नहीं है, कोई लान तान वहाँ पर नहीं है, कोई किसी तरीके की बहुतान तराशी वहाँ पर नहीं। ये सब आपको मुस्लिम मोहल्ले में ही मिलेगा। क्यों हम लोग इतना सियासत को आंग में लाते हैं? सियासी शूर हमारे पास नहीं है, हमारे उलमा के पास भी वो सियासी शूर नहीं है जो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। क्यों? अब मैं आपको बताऊँगा कि हम खुलकर अगर किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, मस्जिद मदरसे से उसका ऐलान कर रहे हैं, उसका हमें क्या नुकसान होगा। सियासी शूर को समझना है, मुल्क की सियासत को समझना है, नेता की जहनीत को समझना है, राय आम्मा को बदलना है कि लोगों की राय हम किस तरीके से बदले। लोगों की राय फैसला करेगी, उस पर जो है तो माहौल बदलेगा और फिर कुछ अच्छे दिन हमारे आने की उम्मीद है। किसी नेता से आप उम्मीदें मत रखो। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी वीडियो बता रहा हूँ, वो वीडियो आप गौर से देखिए। But I think what many people were surprised by is why would Adani host such an evening, because he's a businessman. Why would he be the person that is bringing? Adani, I know his law. Nowadays people Law. उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे। अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? वहां पे बंबई। दोस्तों, न्यूज़ लॉन्ड्री एक बहुत बड़ा चैनल है और इंग्लिश में उन्होंने अजित पवार, शरद पवार दोनों का इंटरव्यू लिया है। मैं आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो गिरी है वो किस तरीके से गिरी है, आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग अडानी के घर पर हो रही है, उसमें अमित शाह खुद मौजूद है, शरद पवार खुद मौजूद है और अजित पवार खुद मौजूद है, शिंदे जो फिलहाल मुख्यमंत्री वो खुद मौजूद है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र है और हमने खुद उनके घर पर ही मीटिंग रखी, मीटिंग और कहीं पर नहीं थी, उनके घर पर ही मीटिंग रखी और मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। अजीत को भी मैंने साथ में लेकर गया। मुझे बताइए कि जो भतीजा चाचा के बगैर अपना पत्ता नहीं हिला सकता है, अपने कुछ विधायक लेकर वो बीजेपी के साथ कैसे मिल गया? भाई, ये बहुत सोचने की बात है। हो सकता है कि आगे चलकर इलेक्शन के बाद में बीजेपी की सरकार को अगर मदद लगेगी तो शरद पवार या तो खुलकर बीजेपी की हिमायत कर देंगे, चले जाएंगे, या अपने कुछ एमएलए अजीत के साथ में कर देंगे, जैसे पिछली मर्तबा हुआ। ये क्यों हो रहा है साहब? देखो, शरद पवार का नेचर कैसा है, किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। ठीक है, वो मुल्कों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी सूझबूझ वाले नेता है, सब कुछ है, लेकिन
जब उनकी जान पर आएंगी तो वो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको ईडी ने समन भेजा, अजीत पवार को समन भेजा गया। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं जो है तो खुद ईडी को अपने हवाले करूँगा। लेकिन आपको पता है कुछ दिनों के बाद में सारी बातें खत्म हो गई, ईडी की बातें खत्म हो गई, तहकीकात खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा अजीत पवार का कुछ नहीं कर पा रही है। दाऊद के सहयोगी से जमीन खरीदने, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जाने और जमानत पर बाहर आने के बाद भी नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे आरोप बीजेपी के लगाए हुए हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया था। 2019 में उनकी और उनके चाचा शरद पवार की भाजपा नेताओं के साथ एक उद्योगपति के घर बैठक हुई। इस बार उन्होंने उद्योगपति का नाम ले लिया है। न्यूज लॉन्ड्री के लिए श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू। दोस्तों, नवाब मलिक के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से जोड़े गए और अब वही नवाब मलिक बीजेपी की तरफ से जो है तो इलेक्शन में खड़े, किसको हराने के लिए खड़े? अबू आसिम आजमी को। मुझे बताइए ये कौन सी सियासी हिकमत अमली है, ये कौन सा सियासी शोर है, ये कौन सा दिन है जिसको हम कहते हैं कि सियासत दिन का हिस्सा है? ये दिन का हिस्सा कैसे हो सकता है? अभी तक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे और फिर अब जो है तो बीजेपी के नेता खुद बयान दे रहे हैं कि हम इनको जेल में डालेंगे, इनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात के सबूत हमारे पास में है। अब वही नवाब मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। दोस्तों, 2019 में अडानी के घर पे जो मीटिंग हुई, बाकायदा अजीत पवार ने खुद कहा है कि उनके और उनके चाचा की मीटिंग अडानी के घर पर हुई। इसमें अजीत पवार ने सीधा अडानी का नाम लेकर कहा, शरद पवार का नाम लेकर कहा कि हम लोग वहाँ पर शामिल थे और सरकार गिराने की वो मीटिंग थी। कि भाई जब सरकार गिराने की मीटिंग जिसमें महाविकास आघाड़ी का इतना बड़ा नेता मौजूद हो और वहाँ पर वो जा रहा है सरकार गिरा रहे हैं, आप सोचो कि ये किस तरीके से घटिया खेल पूरे महाराष्ट्र के लोगों के साथ में खेला जा रहा है। भाई ये सियासी शूर हमें होना चाहिए कि हम जिस नेता को वोट दे रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये बाद में पार्टी छोड़ देगा? अगर छोड़ देगा तो हमारे पास में क्या प्लान है? ये होता है सियासी शूर, ये होती है सियासी बेदारी, ये होता है सियासी दीन जो हमें सीखने की ज़रूरत है। आज ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते नहीं है। ये भी सुन लीजिए दोस्तों। आपके बच्चों को कस्बों के रद्दी कॉलेज पकड़ाकर उन्हें धर्म की रक्षा में लगा दिया गया है और इधर मीटिंग में सरकार बन रही है। अजीत पवार के बाद श्रीनिवासन जैन ने शरद पवार से भी बात की। 2019 की उस बैठक के बाद अजीत पवार और शरद पवार में खींचतान शुरू हुई। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन दे दिया। ये मामला लंबा नहीं चला और सरकार गिर गई। शरद पवार ने भी मीटिंग की बात मानी। श्रीनिवासन जैन से कहा है कि जिस उद्योगपति के घर वो हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी थे। उन्होंने अजीत पवार की बात का खंडन नहीं किया, बल्कि यह भी कह दिया कि अडानी केवल बैठक में शामिल नहीं थे, बल्कि बैठक अडानी के ही घर पर हुई। उन्हें डिनर के लिए। दोस्तों, ये कौन सी बात है कि आधा परिवार पवार का बीजेपी की सरकार चला रहा है और आधा परिवार महाविकास आघाड़ी की सरकार चला रहा है? यानी कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सोचो, ये सारा सब कुछ हिकमत अमली के तहत हो रहा है। ये उनकी हिकमत अमली है, उनकी अपनी जान पर आई ना, उनको जान बचाना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जो है तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है या बन रहे हैं, या फिर जानबूझकर ही बेवकूफ़ी हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। शरद पवार का अडानी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसके अलावा इस इलेक्शन में आप ये देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी को जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए थे वो मेहनत आपको नज़र नहीं आएगी, वो मेहनत आपको नज़र नहीं आ रही जान तोड़कर। और उसके अलावा बीजेपी महायुति ज़बरदस्त अंदाज में मेहनतें कर रही है, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी बोल रही है। ये सारी चीज़ें इलेक्शन के अंदर हो रही है। तो इस वक्त जब बीजेपी की सरकार टूटने की बात चल रही थी, उस वक्त शरद पवार ने बाकायदा ये न्यूज़ चल रही थी, ये बातें चल रही थी कि बीजेपी को सपोर्ट करने की पूरी तैयारी कर ली दिल्ली के अंदर। लेकिन ऐन वक्त पर वो फैसला जो है तो बदल गया। बहुत सारी उनकी तस्वीरें वायरल हुई, ये आपने देखा होगा। अडानी के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात, ये आपने देखा होगा। वो उनके अच्छे दोस्त, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये सब कुछ एक अलग बात है, वो बहुत अच्छे नेता है, सब कुछ है। लेकिन हमें हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको कहते हैं सियासी हिकमत अमली। व्हाट्सएप पर बहस, घर में बहस, चाय की टपरी पर बहस, मोहल्लों में बहस, उलमा के खिलाफ बहस, मस्जिदों के अंदर बहस, मदारिस के अंदर बहस और जगह जगह पर बहस, चार दोस्त आपस में मिलकर बैठ रहे बहस।
मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा है, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बहुतान तराशी कर रहा है, एक मुस्लिम नेता दूसरे मुस्लिम नेता के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसको बीजेपी का एजेंट बता रहा है, उसको आरएसएस का आदमी बता रहा है, उसको बता रहा है, उसको हराने के लिए अनथक जान तोड़कर मेहनतें कर रहा है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। मुसलमान आपस में जब लड़ रहा है तो सामने भी मुसलमान है, मुस्लिम के सामने बाकायदा मुस्लिम को खड़ा किया गया। ये उनकी सियासी हिकमत अमली है। इस तरीके से हमको लड़ाया और टकराया जा रहा है। हमारे पास क्या है सियासी दीन, क्या है सियासी हिकमत अमली, बताइए, जिसको हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, यूट्यूब पर शेयर करते हैं, मौलाना अली मियां नदवी ने कहा, अनाप शनाप बयान देते, वैसे करते, ये करते, ये कोई दीन नहीं है। उलमा को मैं कहता हूँ कि भाई आपको मस्जिद में, मदरसे में इनको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कब कहाँ कैसे बदल जाएंगे आपको कुछ पता नहीं है। इनके खुद के ईमान का ठिकाना नहीं है, इनके खुद के ईमान के लाले पड़े हुए। सियासी शूर आप रखो ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको जहन में सब कुछ होना चाहिए, मगर बहुत सोच समझकर मुसलमानों को फैसला करना चाहिए कौन सा नेता के जहन में क्या चल रहा है, कब क्या होने वाला है। ये हमारे पास अगर नहीं होगा ना, हम जो है तो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। और महाराष्ट्र का खेल खतरनाक खेल चल रहा है। कौन किसकी तरफ से ये मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कौन किसकी तरफ से ये मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है, कौन किधर जाने वाला है, ये सब कुछ होगा। पैसों का खेल है। मुस्लिम आमदार खुद बिकेंगे। भाई अब्दुल सत्तार जो है तो हिंदुत्व बचाने के लिए उधर चले गए, कोई शरद पवार की, अजित पवार की सरकार बचाने के लिए जा सकता है। ज़रा से बहाने से मुस्लिम नेता कुर्सियाँ जो है तो बदलने वाले हैं। ये सब कुछ होगा। हमें सियासत की हिकमत अमली लेकर जहन में चलना है, तैयार रहना है। और दूसरी बात, न्यूज़ लॉन्ड्री का जो इंटरव्यू आज शायद हुआ है, ये आज की वीडियो है। हम लोग जो है तो गोदी मीडिया करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया देखते हैं। रवीश कुमार का वीडियो हम नहीं देखते, न्यूज़ लॉन्ड्री का वीडियो हम नहीं देखते। हमारे पास कैसे सियासी हिकमत अमली आएंगे? हमसे अच्छा सियासत का इल्म रखने वाला, सियासी हिकमत अमली रखने वाला रवीश कुमार आदमी है। उससे सीखो सियासत, उससे समझो कि क्या होने वाला है, कौन सी नेता की जहनियत क्या है, कौन सा नेता किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें उनके पास में है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री का जो इंटरव्यू इलेक्शन से ऐन वक्त पहले जो डाला गया, शरद पवार ने भी बात को माना, अजित पवार नहीं माना। तो ये क्या है खेल? ये सब कुछ इलेक्शन के बाद में खुल सकता है, पत्ते सब खुल सकते हैं, कौन किधर जा सकता है ये हम बता नहीं सकते। ये सब कुछ होगा, लेकिन हमें बहुत एतदाल के साथ, बहुत अच्छे अंदाज में जो है तो मैदान में उतरना है। पहले कहा था मैंने कि भाई 30 मुस्लिम आमदार आ सकते हैं, अगर उनके मुकाबले में कोई मुस्लिम आमदार ना खड़े हो तो। जितनी भी सियासी पार्टियां है ना, ये सिर्फ मुसलमानों के दम पर जो है तो दंदनाती और नाचती है। मुसलमान इनसे नाता तोड़ दे, इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मुसलमान को चाहिए कि इतना आंग में ना लाए। ये अपने भाई को नहीं देखता, अपने रिश्तेदार को नहीं देखता, सामने वाला अपनी पार्टी का है उसको नहीं देखता, सामने वाला कौन है क्या है, किसी का अदब और एहतराम नहीं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बिकाओ मुल्ला, न जाने इसका ईमानी लेवल गिर चुका, क्या क्या कहने को लोग तैयार हो गए। तो इसलिए मैं उलमा से कहता हूँ, मस्जिद मदरसे की हिफाजत कीजिए, यहाँ से दीन की शमा रोशन कीजिए, और सियासी शऊर सही मानों में जो है तो हम मस्जिद से बाहर जाकर लोगों की रहनुमाई रहबरी के अंदर लगाइए, तो इंशाल्लाह इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है।